हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआईआरपी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, जो कि चैप्टर नंबर 21 है आपका, पार्ट सी का, एसपीसी का। और चैप्टर 19-20 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मॉड्यूल से, प्रीवियस वीडियोस में। और ये तीनों चैप्टर्स आपके 25 मार्क्स के हैं, और अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके इसमें 60+ आना बहुत ही आसान हो जाएंगे, जिससे आपका एग्रीगेट बन जाएगा। तो काफी स्कोरिंग है ये, और इजी है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, सिंपल है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआरपी के बारे में, लिक्विडेशन, आरपी, आईपी, बाइंडिंग अप। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये सब पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, सीआईआरपी के बारे में पढ़ेंगे, बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, वॉलंटरी लिक्विडेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस क्या होता है, वाइंडिंग अप कैसे होता है। फिर उसके अंदर अंदर सारा ये सारे टर्म्स है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, जिनको नॉर्मली लगता है कि मतलब नॉर्मली लोगों को सिनोनिमस वर्ड्स लगते हैं, तो लेकिन वो ठीक है, वो उनको लग सकते हैं, लेकिन आप सीएस स्टूडेंट्स हैं और आप सीएस बनेंगे तो आपको नहीं लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या फर्क है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में। तो नॉर्मली तो ये कॉमन पार्लेंस में मतलब एक ही जैसा यूज होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। दे आर नॉट सिनोनिमस। और ये एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, या फिर ऐसा ये लाइन लिख देंगे कमेंट। तो कमेंट के क्या करेंगे, जब पता होगा तभी तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि क्या फर्क है। द टर्म इंसॉल्वेंसी डिनोट्स द स्टेट ऑफ one whose assets are insufficient to pay his debts or his general inability to pay his debts। अब जैसे कि कोई इंसान है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो अभी उसकी जो भी एसेट्स है, या मतलब वो अपनी डेट्स इनेबल है, मतलब वो पे नहीं कर पा रहा है। द टर्म इंसॉल्वेंसी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया जाता है, कि मतलब कोई भी इंसान जो अभी एबल नहीं है अपनी डेट्स पे ऑफ करने में, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ड्यू हो रही है। ऐसा नहीं है कि ड्यू नहीं हो रही, मतलब अभी तो 1 महीने बाद पे करना है और हम अभी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ड्यू हो गई, मतलब आज हमें देनी थी, हम नहीं दे पा रहे। तो ऐसे केस में इंसॉल्वेंसी आप यूज कर सकते हैं कि हाँ, इंसॉल्वेंट है, अनेबल टू पे माई डेट्स। ऐसे केस में इंसॉल्वेंट। अब बैंक्रप्सी भी वैसा ही कुछ है, लेकिन ये एक लीगल स्टेटस है ऑफ अ पर्सन और एन एंटिटी हु कैन नॉट रीपे डेट्स टू द क्रेडिटर्स। The bankruptcy process begins with the filing of a petition in a court or before an appropriate authority designated for this purpose. The debtor's assets are then evaluated and used to pay the creditor in accordance with law. तो बैंक्रप्सी भी वही है कि आप पे करने के लिए केपेबल नहीं है, नहीं पे कर पा रहे, लेकिन वो एक लीगल स्टेटस है। इंसॉल्वेंसी लीगल स्टेटस नहीं है। इंसॉल्वेंसी अगर आप नहीं पे कर पा रहे तो आप इंसॉल्वेंट हो गए। तो ये भी कह सकते हैं आप कि बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी थोड़ा सा पहले है, और बैंक्रप्सी वही स्टेज है बट विद अ लीगल स्टेटस। इंसॉल्वेंसी में लीगल स्टेटस नहीं है, बैंक्रप्सी में लेकिन लीगल स्टेटस है। ये तब शुरू होता है जब आप किसी कोर्ट में या कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में पिटिशन फाइल करते हैं कि हमको बैंक तरफ डिक्लेयर कर दो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे केस में जो भी फाइल करता है उसकी जो सारी एसेट्स हैं वो देखी जाती है, कितनी है, कैसी है, फिर उसके हिसाब से क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जाता है। So therefore, while insolvency is the inability of debtors to repay their debts, the bankruptcy, on the other hand, is a formal declaration of insolvency in accordance with the law of NAP. Insolvency, inability to repay the debts, और bankruptcy क्या है? एक लीगल डिक्लेरेशन है, फॉर्मल डिक्लेरेशन है इंसॉल्वेंसी की। नहीं, अब तो हम फॉर्मली डिक्लेयर हो गए इंसॉल्वेंट, अब मेरे हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं पे कर पाएंगे, जो करना है करो। मतलब करो क्या, वही जो भी एसेट्स होती हैं उनको बेच बाच के क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसीजर पूरा लीगली होता है, कोर्ट की निगरानी में होता है, या जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है उसका। तो इंसॉल्वेंसी डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर द डेटर इज अनेबल टू मीट हिज और हर ऑब्लिगेशन, एंड बैंक्रप्सी occurs when a court determines insolvency and gives a legal order for it to be resolved. Thus, insolvency is a state and bankruptcy is the conclusion. ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे भी आ सकता है कमेंट। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट मतलब ये कंडीशन है कि आप अपने जो भी डेटर्स हैं, सॉरी जो भी क्रेडिटर्स हैं, उनको पे नहीं कर पा रहे। और बैंक्रप्सी इज द कंक्लूजन, वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया कि
कोर्ट की तरफ से कि ना अब तो मतलब फॉर्मली एक डिक्लेरेशन हो जाता है। इंसॉल्वेंसी तब तक फॉर्मल कुछ नहीं था, सिर्फ आप अपने हिसाब से थे, लेकिन वो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन से होता नहीं कि जैसे कोई बात हुई घर पे, वो सिर्फ घर को ही पता है कल को, लेकिन वो न्यूज़पेपर में छप गई। तो वो ऐसा ही है कि जो घर पे बात हुई आप, वो इंसॉल्वेंसी है, वो इस स्टेट है जो घर वालों को पता है, खास तौर को पता है, आपको पता है, लेकिन वो न्यूज़पेपर में छप गई, दुनिया भर को पता है, तो वो एक कंक्लूजन हो गया। तो वैसा ही कुछ है, एग्जैक्ट नहीं है वैसा, बट हाँ ऐसा ही कुछ है कि ये एक स्टेट है और बैंक्रप्सी इज द कंक्लूजन, वहां पे सारा प्रोसेस फॉर्मली होता है। द टर्म इंसॉल्वेंसी इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट। If insolvency is not resolved, it leads to bankruptcy in case of individuals and liquidation in case of corporates. तो इंसॉल्वेंसी हम लोग इंडिविजुअल्स के लिए भी यूज करते हैं और कंपनीज या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए भी यूज करते हैं। तो इंसॉल्वेंसी अगर नहीं रिजॉल्व हो पाई, आपके पास पैसा नहीं है या आप पे नहीं कर पा रहे, तो इस केस में आगे होता है बैंक्रप्सी अगर इंडिविजुअल है, और अगर कॉर्पोरेट है तो लिक्विडेशन। बैंक्रप्सी में जो भी इंडिविजुअल की एसेट्स है वो बेची जाती है और क्रेडिटर्स को पे किया जाता है। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट्स लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन यानी आपको जो भी एसेट्स है उनको लिक्विडेट किया जाता है, बेचा जाता है और फिर लायबिलिटीज आपकी पे ऑफ की जाती है। Liquidation, on the other hand, in its general sense, means closure or winding up of a corporation or an incorporated entity through legal process on account of its inability to meet its obligation or to pay its debt. In order to clear the indebtedness, the assets are sold at most reasonable rates by a competent liquidator appointed in district. लिक्विडेशन में क्या होता है, मतलब कंपनी को क्लोज किया जाता है, जो भी उसकी एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है वो फॉलो करना होता है। एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, वो सारी जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उनको जितना भी अमाउंट मिल सकता है उस एसेट्स के लिए उस प्राइस को बेचता है और जो भी लायबिलिटीज है वो क्लियर करता है। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस। एक तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी नॉट सिनोनिमस। इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है जिसमें मतलब इट डिपिक्ट्स दैट वन पर्सन एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे इट्स डेट, और या फिर जनरल इनएबिलिटी है। और जो बैंक्रप्सी होती है वो एक लीगल स्टेटस है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है। इंसॉल्वेंसी कह सकते हैं कि हाँ इज अ प्रीवियस स्टेट, अगर ये स्टेट नहीं रिजॉल्व हो पाता तो जो नेक्स्ट स्टेट है दैट रिजल्ट्स टू बैंक्रप्सी। और फिर एक और डिफरेंस, ये मतलब तीन हो जाएंगे आपके मोटे मोटे। इंसॉल्वेंसी हम लोग इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स के लिए यूज करते हैं, और इंसॉल्वेंसी नहीं रिजॉल्व होती तो उसके बाद इंडिविजुअल्स के केस में बैंक्रप्सी होती है, और अगर कॉर्पोरेट है तो उस केस में लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होता है, क्लोजर ऑफ द कंपनी बाय सेलिंग ऑफ इट्स एसेट्स एट द मोस्ट रीजनेबल रेट्स बाय अ कॉम्पिटेंट लिक्विडेटर, जो कि अपॉइंट होता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा, और उसके बाद जो भी उनकी लायबिलिटीज है वो पे ऑफ कर दी जाती है। ये हो गया आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आईबीसी 2016, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और ये कोड है इसलिए, मतलब एक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीजों को लेके या बहुत सारे एक्ट्स को लेके सबको मिला के एक नया कोड बनाया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मतलब ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले वाले जो एक्ट्स थे, रूल्स थे, रेगुलेशन थे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को लेके, उन सबको मिला के प्रॉपर एक नया कोड बना दिया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। So this bill was drafted by specially constituted bankruptcy law reforms committee under the Ministry of Finance, where IBC was introduced in the Lok Sabha on this date and was subsequently referred to a joint committee of parliament. The committee submitted its recommendation for presidential assent pass मतलब मिला इन्हें 2016। अब यहाँ से ये देखिए, आईबीसी consolidates the existing framework by creating a single law फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, इससे पहले जो फ्रेमवर्क था जो एग्जिस्ट कर रहा था उस सबको एक जगह एक साथ मिला के एक लॉ बना दिया, सिंगल लॉ। अभी किस पे अप्लाई होता है, तो कंपनीज, पार्टनर्स, सॉरी पार्टनरशिप्स, एलएलपीज, इंडिविजुअल्स एंड एनी अदर बॉडी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो ये कुछ जगह है, मतलब ये कुछ एंटिटीज है जिनमें होता है, मतलब कंपनीज हो गई, पार्टनरशिप हो गया,
लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, और अगर कोई स्पेसिफिक बॉडी जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे। Prior to this enactment of IBC, there were numerous laws to tackle insolvency such as, जैसे इसको सिका कहते हैं, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट, फिर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, the Code of Civil Procedure 1908, the SARFAESI Act, RBI schemes, which had their own shortcomings. The code was introduced with the aim to provide a holistic approach in dealing with insolvency and bankruptcy by unifying all previous laws in this regard while also eliminating the shortcomings in the said erstwhile laws. erstwhile laws मतलब जो पहले थे, तो इसमें उन्होंने क्या किया, मतलब इस, और ये जो सारे नाम दिए हुए ना, इस पुराने वाले की प्रायर टू दिस एक्ट ऑफ आईबीसी, ये सब थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता भी है। अब मेरे जो हमने दिया था एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आया था कि आईबीसी से पहले कौन से लॉस थे, तो ये सब भी याद कर लेना, मतलब ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है, ये भी आता है कि कौन कौन से लॉ को कंसोलिडेट करके ये बना, तो ये भी आता है। अब दिस कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड विद एन एम टू प्रोवाइड, ये मतलब इसका एम क्या है कोड का, कि एक होलिस्टिक अप्रोच हो, एक अप्रोच हो यहाँ पर जिसमें सारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के जितने भी लॉज हैं वो सब एक जगह हो, और जो पहले वाले लॉज है उसमें जो शॉर्ट कमिंग है उनको एलिमिनेट किया जाए, तो इसमें सब जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो रेलेवेंट है वो सब रहे, और इसको और अच्छा एक प्रॉपर अप्रोच दिया जाए जिससे चीजें आसान हो, मतलब वाइंडिंग अप थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो, बैंक्रप्सी इजी हो, काम थोड़ा इजी हो, और जो पहले वाले लॉज में शॉर्टकमिंग्स थी वो मतलब रिमूव की जाए, एलिमिनेट की जाए। अब द कोड हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर इनैक्टमेंट्स। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब अगर इस कोड में और किसी और इनैक्टमेंट में कोई डिस्प्यूट है, तो कौन सा कौन सा रहेगा या कौन सा प्रिवेल करेगा, तो ये कोड है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर इनैक्टमेंट्स, ये ओवरराइड करेगा उन पे। The question of overriding effect was first in question in the case of innovative industries over ICICI Bank। मतलब ये क्वेश्चन उस समय अराइज हुआ था इस केस में, which is the very first case in the code itself। मतलब ये कोड में भी पहला केस था ऐसा, मतलब इस कोड के मतलब इस कोड से रिलेटेड ये पहला केस था, उसमें ये क्वेश्चन आया कि ये जो कोड है ओवरराइड करेगा या नहीं। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आईबीसी शैल प्रिवेल ओवर महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1958। फिर एक और केस हुआ, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि आईबीसी विल ओवरराइड एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेन इन एनी अदर एनैक्टमेंट इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के केस में भी आईबीसी ओवरराइड करेगा, और इसके अलावा कोई और भी इनैक्टमेंट है उसमें अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है दोनों में, कि आईबीसी में ऐसा लिखा है वहां ऐसा लिखा है, तो आईबीसी विल ओवरराइड। तो अगर कुछ भी है और आईबीसी है तो कौन प्रिवेल करेगा, आईबीसी करेगा। तो वैसे ही इसे घर में होता है कि पापा है मम्मी है, तो बात किसकी मानी जाएगी फाइनली घर में, तो मम्मी की मानी जाएगी। तो वैसा ही कुछ है इसमें भी, मतलब ओवरराइड हमेशा आईबीसी ही करेगा, कोई भी एक्ट हो। Section 2 of the Insolvency and Bankruptcy Code, as amended by the IBC Amendment Act of 2018, provides that the provision of this code shall apply to, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, और अमेंडमेंट के बाद अब ये किसमें अप्लाई होगा, एक तो एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर इससे अगर कोई पहले प्रीवियस कंपनी लॉ जैसे 1956 था, तो मतलब कोई भी कंपनी हो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। एनी अदर कंपनी ग्रांटेड गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई और कंपनी हो जो कि स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हो, एनी एलएलपी हो जो कि एलएलपी एक्ट के अंदर बनी हो, कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। कंपनी हो गई by Companies Act या previous company law, any other company gone by any special act, any LLP, any other body incorporated as the central government may specify. Personal guarantors to corporate debtors. Personal guarantors जैसे कोई लोन देता है तो उसमें कोई गारंटर भी होता है, तो उनके अगेंस्ट भी आईबीसी एप्लीकेबल है।
फिर मतलब ये पर्सनल गारंटर्स आपके इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, तो उन पे भी एप्लीकेबल है। फिर पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स, फिर इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सन रिफर टू इन क्लॉज ई, मतलब वो पर्सनल गारंटर ना हो, इंडिविजुअल हो, उन पे भी आईबीसी एप्लीकेबल है। अब ये जैसे होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या उनमें भी एप्लीकेबल है, तो हाँ है। कंपनी पे एप्लीकेबल है, किसी भी तरह की कंपनी हो, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, एलएलपी हो, पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर्स, तो कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है वो पढ़ेंगे भी। पार्टनरशिप फॉर्म हो, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, इंडिविजुअल्स हो, सब में एप्लीकेबल है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, इसमें कितने सेक्शन है? जी क्या है? हाँ, तो पार्ट वन में है प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस, डेफिनेशंस इसमें 1 2 3। फिर पार्ट टू में है इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स। फिर उसके बाद पार्ट थ्री कहाँ गया? पार्ट थ्री है यहाँ पर, इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। ये वैसे अभी तक हुआ नहीं, मतलब असेंट मिल गया, लेकिन ऐसा अभी तक प्रैक्टिकली यूसेज में नहीं आया ये इंडिविजुअल्स वाला, लेकिन है, पढ़ना है हम लोग को, तो पढ़ना ही है। तो ये वाला है फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब फॉर कॉर्पोरेट्स। ये वाला है फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। फिर पार्ट फोर है रेगुलेशन एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ये कुछ तो दिक्कत है, एक मिनट। हाँ, तो पार्ट फोर में है रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये सारी बॉडीज हैं या ये सारी अथॉरिटीज हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पार्ट फाइव में मिसलेनियस, और उसके बाद ये शेड्यूल्स हैं ये सारे। तो टोटल 1 to 255। The Insolvency and Bankruptcy Code consists of total sections 1 to 255। पांच पार्ट में है, पांच पार्ट्स में है। पार्ट वन में इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन है उसमें। पार्ट टू में इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन के बारे में। पार्ट थ्री में है ये कॉर्पोरेट पर्सन के लिए। पार्ट थ्री में है फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स। और पार्ट फोर में है रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। पार्ट फाइव में है इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ मिसलेनियस मैटर, जो बच गए हुए थे। अब ये वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो गया कि ठीक है एक्ट के बारे में, किस पे एप्लीकेबल है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, उसके बारे में एप्लीकेबिलिटी फिर से पढ़ेंगे, और इसके चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो तब तक एक बार आप लोग ये सब रिवाइज कर लीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।